नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठमाला कक्षा 5वीं की पुस्तक गुंजन का तीसरा अध्याय वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। गुंजन कक्षा 5 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। वाद्य यंत्र अर्थात बजाए जाने वाले, वाद्य यानी बजाए जाने वाले जो यंत्र हैं उनकी अनोखी दुनिया। वास्तव में जो संगीत की 3 विधाएं हैं, गायन वोकल जिसको हम गाते हैं, उसके बाद वादन बजाना ढोलक तबला शहनाई बांसुरी वादन हो गया ये, और तीसरी है नृत्य नाच डांस। ठीक है, 3 विधाएं हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं वादन, और वादन वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया में हम 5 वाद्य यंत्रों को ले रहे हैं। 5 वाद्य यंत्र हैं तबला, बांसुरी, शहनाई, सितार और संतूर। इन 5 वाद्य यंत्रों की बहुत सूक्ष्म छोटी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सिर्फ पठन करेंगे और इसके बाद की वीडियो जो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज अभ्यास सभी क्वेश्चंस को हम उसमें क्वेश्चन भी लेंगे और आंसर भी लेंगे। ठीक है, तो ये जो वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया है, जैसे ही हम ढोल की आवाज़ सुनते हैं बच्चों तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं, मन एकदम डांस करने लगता है। चाहे देश हो या विदेश हो, उत्सव हो त्यौहार हो, कहीं भी जो है संगीत का अपना एक विशेष महत्व है। हर एक त्यौहार पे हम जैसे कोई ना कोई डांस का प्रोग्राम रखते हैं, गायन का प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे ही उत्सव हो वहाँ पर भी संगीत गाया बजाया जाता है। शहनाई की जहाँ बात आती है तो लगता है कि भाई कहीं विवाह हो रहा है, जो एक मंगल की सूचना देते हैं। आप पाठ में पढ़ेंगे मंगल क्या मतलब शुभ कार्य, पता चलता है कि कोई शुभ कार्य हो रहा है, शादी शुभ कार्य है। तो इसी तरह से जैसे शहनाई है, तो शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। बांसुरी फूंक मारकर बजाया जाता है। तबला है थाप देकर बजाया जाता है। ढोलक भी थाप देकर बजाया जाता है। और तीसरे प्रकार का वाद्य यंत्र है सितार संतूर। ये क्या है कि कंपन उत्पन्न कर है ना, तारों में जैसे लकड़ी की छड़ से हम प्रहार करते हैं तो तारों में कंपन उत्पन्न करके ये बजाया जाता है। तो 3 प्रकार के साज हैं, 3 तरह से बजाए जाते हैं, थाप देकर, फूंक मारकर और तारों में कंपन उत्पन्न कर। तो अभी हम सीधे चल रहे हैं जो इस पाठ में आपके ये 5 वाद्य यंत्र आए हैं, तबला बांसुरी शहनाई सितार और संतूर। तो हम बारी बारी से सब लेंगे। अभी हम कर रहे हैं तबला, है ना। ये एक जो है पाठ सिर्फ पठन के लिए है, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तबला देखेंगे बच्चे, थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय है। थाप देकर यानी कि जैसे आपने ढोलक देखी है, तबला देकर थाप देकर ऐसे बजाते हैं, दिखा दो तबला, थाप देकर ऐसे बजाए जाते हैं, है ना। और इसमें एक बायां होता है एक दायां होता है, आगे पढ़ेंगे। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। अब ये जो शब्द आया है शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत जो आया है, तो जैसे हम भारतीय संगीत की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें उसकी 2 शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी शाखा और कर्नाटक शैली, है ना। तो ये शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत इसलिए कहते हैं क्योंकि नियमों में बंधा रहता है, नियमों में आबद्ध रहता है ना, तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ऐसे ही लोक संगीत होता है, उसके नियम थोड़े सरल होते हैं, है ना। विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोक संगीत हैं। गिद्धा पंजाब का, गेड़ी लोक नृत्य एमपी में गाया जाता है, आदिवासी क्षेत्र में। ऐसे ही सभी राज्यों के अपने अलग अलग हैं। जैसे पंजाब महाराष्ट्र में तमाशा है ना। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने लोक संगीत हैं। और इसके अलावा जो शादी विवाहों में भी जो है लेडी संगीत होता है, वो भी संगीत है, पर इसलिए नियमों से बंधा हुआ नहीं रहता। शास्त्रीय संगीत नियमों से बंधा रहता है, 7 सुरों के अंदर ही नियम बने रहते हैं, उसी में हमें अपना गायन वादन नृत्य सब करना होता है। पाश्चात्य संगीत ये जो है, पाश्चात्य संगीत से क्या मतलब है, पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, उसमें भी ये तबला लोकप्रिय है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। उत्तर भारत का क्षेत्र है ना, उत्तर भारत का क्षेत्र ये जैसे आप अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और अपना
ये पूरा क्षेत्र है ना, बिहार का क्षेत्र, ये इस साइड का पूरा क्षेत्र जो है उत्तर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आता है। तो उत्तर भारत में ये बहुत प्रचलित है, क्या, तबला। ठीक है। इसके बाद संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है। बायां कौन सा हाथ होता है, लेफ्ट। ठीक है। इससे जो हम थाप देते हैं उंगलियों से और हथेली से, वो बड़ा होता है, बायां बड़ा होता है और दायां छोटा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहा जाता है और बायां तबला मिट्टी या धातु से, दायां तबला लकड़ी से बना होता है। जो बायां तबला है लेफ्ट वाला, वो या तो मिट्टी से बना होता है, धातु से, है ना। धातु क्या, जैसे पीतल का होता है, सिल्वर का होता है ना, ये धातु हो गई, इनसे बना होता है। कौन सा, बायां जो बड़ा होता है, बाएं हाथ से बजाने वाला यंत्र मैंने कहा ना बड़ा होता है ये, है ना। और दाएं हाथ से जो बजाया जाता है वो जो लकड़ी से बना होता है वो छोटा होता है बच्चों। वैसे एक और नाम भी होता है, बाएं वाले हाथ को डग्गा कहते हैं, डग्गा, और दाएं वाले हाथ को चाटी कहते हैं। इनके ये भी नाम है म्यूजिक के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार इसमें किस किसने महारत हासिल की है, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, जाकिर हुसैन आदि ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। ये बड़े नाम हैं जब हम तबले का नाम लेते हैं। ठीक है। तो ये तबले के बारे में था, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और आगे हम चल रहे हैं बांसुरी पर। बच्चों अब बांसुरी हम लेते हैं, पहले हमने लिया तबला, आइए पढ़ते हैं बांसुरी के बारे में। बांसुरी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। फूंक से बजाने वाले, इसका अर्थ क्या है कि बांसुरी एक ऐसी होती है, उसमें यहाँ से फूंक मारी जाती है तो 6 छिद्र होते हैं और फूंक मारकर उसको बजाया जाता है। बांसुरी बच्चों बहुत कठिन साज है, बहुत कठिन वाद्य यंत्र है। साज कह लीजिए या वाद्य यंत्र कह लीजिए, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 छिद्र होते हैं। छिद्र अर्थात छेद, 6 छिद्र होते हैं और 7 सुर निकालने पड़ते हैं। आपको पता 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, धा, नी, है ना। सा हमने पहले बोल दिया, तो 5 ये हो गए और ये 2 हो गए 7। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना। फिर सा, तो ये 7 हो गए, 7 सुर। छिद्र कितने, 6। बांसुरी भी बहुत कठिन साज है लेकिन है बड़ा सुंदर, छोटा सा, कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं अगर जो हम बजाना सीख लें तो फूंक मारकर, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। आप अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 22 पर ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ये आपकी बुक है गुंजन, आप देख रहे हैं, है ना। गुंजन आपकी बुक है और उसमें पेज नंबर 22 पर एज इट इज़ ज्यों का त्यों मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। अगर जो आप ठीक से पढ़ते हैं, यहीं पर समझते हैं तो पाठ यहीं आपको याद हो जाएगा। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है ना। बड़ा सुंदर सुरीला, मीठी मीठी आवाज़ लगती है जब कोई बांसुरी बजाता है, मीठी मीठी ध्वनि आती है कानों में, है ना। पौराणिक काल में बड़ा महत्व, ऐसे आप जानते हैं कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है ना। आप फूंक मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और जो 6 छिद्र मैंने बताए उस पर उंगली रखते हैं तो आप सुर निकालते हैं। सा, रे, इन्हीं से आप सुर निकालते हैं। गा, मा, पा, धा, नी, सा, फिर गाने भी आप बजाने लगते हैं। करीब 35 से 40 हज़ार साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं, है ना। विकसित परंपरा है, 35-40 हज़ार साल पहले, है ना। इससे अनुमान लगाया था। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। अर्थात
35-40 साल, 1000 साल पहले जो जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में जो बांसुरी पाई गई हैं, इससे अनुमान लगाया सकता है कि वहाँ पर भी संगीत की एक विकसित परंपरा थी, है ना। जबकि संगीत अपने प्रारंभिक काल में ही था, परंतु एक विकसित संगीत की परंपरा स्टार्टिंग में ही थी। मतलब लोग बांसुरी बजाते थे और भी वाद्य यंत्र बजाते थे। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। इन नामों से आप बता सकते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का नाम लेते हैं तो स्वयं हमारे मुंह पे आता है कि बांसुरी वादक हैं, है ना। तो ये रहा बच्चों बांसुरी के बारे में। और अब हम जो है आगे चलते हैं, है ना। तबला हो गया, बांसुरी हो गया, अब हम शहनाई की ओर चलते हैं। बच्चों हम आगे चल रहे हैं शहनाई पर। हमने तबला पढ़ा, बांसुरी पढ़ा, अब हम शहनाई पढ़ रहे हैं। शहनाई क्या होती है? शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, खोखली होलो या खोखली होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है ना। आप देख सकते हैं शहनाई बनी है, आगे से जहाँ से फूंक मारते हैं पतला होता है और आगे चल के वो चौड़ा हो जाता है। शहनाई के संकरे सिरे पर, संकरा है ना, ये संकरा सिरा क्या होता है? जो कम चौड़ा होता है उसे संकरा बोलते हैं। जैसे एक गली है, उसमें दो कारें आपस में आ जा सकती हैं, है ना। एक और संकरी उससे पतली गली है जिसमें सिर्फ एक कार ही आ जा सकती है एक बारी में। वो एक और संकरी गली है जिसमें सिर्फ कार नहीं जा सकती, बाइक ही जा सकती है ना। तो जो कम चौड़ी होती है, पतली होती है, उसे संकरा बोलते हैं, है ना। सकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी, डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं, है ना, कम चौड़े सिरे पर, है ना। शहनाई के सकरे सिरे पर जो कम चौड़ा है, सकरा यानी कम चौड़ा, पतला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, है ना। तो जब हम बिस्मिल्लाह खां का नाम है तो तुरंत शहनाई का ध्यान आ जाता है। डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं और जहाँ से फूंक मारते हैं वहाँ से संकरी होती है, कम चौड़ी, पतली, और आगे से ये चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये हुई शहनाई। आगे चलते हैं बच्चों, आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं और आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे सितार। बच्चों आगे चलते हैं हम सितार पर और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सितार और आप अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे सितार का। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय है। तारों में कंपन, जैसे सितार के अंदर ना तार लगे होते हैं, है ना, और उन तारों में कंपन उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उंगली से उंगली में एक मेहराब पहनी जाती है। मेहराब क्या होता है बच्चों? मेहराब क्या, आर्टिफिशियल आप उसको ना नेल नाखून मान लीजिए, उसे पहना जाता है और जो तार होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न की जाती है ना। तो तारों में कंपन पैदा करके या उत्पन्न करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय है। आप रीडिंग कर सकते हैं बच्चों, ये एज इट इज़ आपकी बुक में भी लिखा है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। ये सागौन की लकड़ी, सागौन का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है। जैसे आपने सुना होगा पीपल का वृक्ष सुना है, नीम सुना है, शहतूत है ना, पाम ट्री है ना, ये सब जो आपने पेड़ सुने हैं। ऐसे ही सागौन का भी वृक्ष होता है, सागौन का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है बच्चों, तो ये उससे बना होता है। या फिर कद्दू, जिसे इंग्लिश में आप पंपकिन कहते हैं, है ना, कद्दू से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब, है ना, ये आर्टिफिशियल नाखून कह लीजिए आप इसको, ये मेहराब, जैसे नाखून यहाँ ऐसे बजाते हैं ना उंगली में, तो इस उंगली से ऐसे बजाते हैं तो उंगली में पहन लेते हैं और फिर तारों में कंपन उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, पहनकर इसे तारों को झंकृत किया था। ये झंकृत क्या शब्द है बच्चों? झंकृत शब्द है तारों में कंपन उत्पन्न करके सुर निकालना। ठीक है, तारों में ऐसे कंपन करते हैं ना तो झनझन होती है ना, एक झनकार उत्पन्न होती है। ठीक है, तारों में ऐसे उसको छूकर, मेहराब पहनकर छूते हैं तो उसमें क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो तारों को झंकृत कर कर, है ना, सुर निकालना। ठीक है बच्चों, तो तारों को हम जब छूते हैं तो उसमें सुर निकलता है, तो उसे कहते हैं झंकृत करना। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूर्णतः शास्त्रीय एक साज है और शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में, जैसे लोक संगीत है या लेडी संगीत है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। देखिए बहुत बड़ी बात है, सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है, कोई विदेशी नहीं है, पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। पारंपरिक यानी परंपरा, बहुत प्राचीन समय से बजाया जा रहा है भारत में और पूर्णतः भारतीय वाद्य यंत्र है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। इसका प्रश्न भी परीक्षा में आता है ना, कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जिसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है? तो आप लिखेंगे कि सितार को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है ना। और इसको बजाने वाले जो बड़े प्रसिद्ध हैं उनमें पंडित रविशंकर है ना, पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज़ खां और उमाशंकर मिश्रा। ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया। लोकप्रियता की बुलंदी यानी बहुत ज़्यादा उसको प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया, है ना ये वादन। ठीक है बेटा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रश्न में, अभ्यास में इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पठन कर रहे हैं, जैसे मैंने पठन किया ऐसे ही आप पठन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, संतूर। और संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा है। संतूर को भारत में पहले क्या कहा जाता था? शततंत्री वीणा, यानी 100 तारों वाली वीणा। ठीक है, ये संतूर को पहले कहा जाता था क्योंकि इसमें 100 तार होते थे, 100 है ना तार, तो 100 तार होते थे, 100 तार। तो शततंत्री वीणा, और जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। जब ये शततंत्री वीणा हमारी किसके संपर्क में आई? फारसी, है ना, इसके प्रभाव में आई, तो इसका नाम पड़ गया संतूर, जो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है। अच्छा, ये बच्चों में बहुत अनोखा वाद्य यंत्र है। क्या है? जो कि तार का साज होने के बावजूद, इसमें 100 तार होते हैं बच्चों, लेकिन इसको मेहराब से नहीं पहन के बजाया जाता, हाथों में लकड़ी की छोटी छड़ों द्वारा बजाया जाता है ना। देखो ये लिखा है, यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद, किससे बजाया जाता है? होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है बच्चों, यह मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य है। यह मूल रूप से कश्मीर में बजाया जाता था पहले, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। सूफी संगीत है ना, जो प्रेम का संगीत होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है ना, सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है, संतूर का। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा, जब इनका नाम लिया जाए तो समझ लीजिए संतूर का नाम लिया जा रहा है ना। ये और संतूर एक दूसरे के एक तरह से मान लीजिए पर्याय बन गया है। इसके विशेष क्या है कि ये इसमें 100 तार होते हैं और इसमें मेहराब पहन के नहीं बजाया जाता, जैसे कि आपने सितार में देखा। सितार में हमने पढ़ा, दोनों सीखा, लेकिन इसको छोटी लकड़ी की छड़ों से उन तारों को
झंकृत किया जाता है, थाप दी जाती है ऐसे और उससे ध्वनि निकलती है, बड़ी मधुर ध्वनि निकलती है। जैसे कल कल पानी की आवाज़ निकालनी है तो संतूर बजाया जाता है ना, तो बड़ा मधुर, बड़ा आनंद देता है जब इसकी ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। ठीक है बच्चों। और भारतीय वाद्य यंत्रों की ये कला है कि जब गाया जाता है, गायन होता है, और जब वाद्य यंत्रों का उसमें संगम हो जाता है, जब गायन वादन एक साथ होता है तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये पूरी वीडियो जो हमने पठन पर आधारित बनाई है आपको कैसी लगी? गुंजन आपकी पाठ है, किताब है, उसका पाठ तीसरा अध्याय है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। आप इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास करेंगे। सारे क्वेश्चंस आंसर आपको कंप्लीट वहीं मिल जाएंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। थैंक यू।